सितंबर 2017 आध्या सिंह नाम की 7 साल की एक छोटी सी बच्ची को डेंगू होने के कारण देश के जाने माने हॉस्पिटल फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन 14 दिन बाद ही आध्या की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस 14 दिन के इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल द्वारा 16 लाख का बिल बनाकर आध्या के परिवार को थमा दिया जाता है। 7-year-old girl who died from dengue at Gurgaon's Fortis Hospital was billed close to 16 lakh rupees for her treatment. निजी अस्पताल फोर्टिस ने बच्ची का शव ले जाने से पहले उसके परिवार वालों से दरअसल 16 लाख रुपए का बिल देने को कहा। और जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला फोर्टिस अस्पताल ने बिल बढ़ाने के लिए उस छोटी सी बच्ची को ओवर डायग्नोज्ड और ओवर ट्रीटेड किया था। और जब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस मामले की जांच करी तो पता चला फोर्टिस अस्पताल ने आध्या के बिल में कुछ दवाइयों के दाम उसकी एक्चुअल प्राइस से 17 गुना ज्यादा रेट पर दिए। जी न्यूज पे पब्लिश्ड एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में 44% सर्जरीज फेक की जाती है। पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी डॉक्टर BM हेगड़े के आर्टिकल के मुताबिक कई बार डॉक्टर्स डेड पेशेंट पर इमरजेंसी सर्जरी करने का भी बहाना बनाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था जिसमें भोपाल के रहने वाले नंदन, जो पेशे से एक एडवोकेट थे, उनकी वाइफ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी वाइफ नहीं बच सकी। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल द्वारा उनकी वाइफ को 6 दिनों तक वेंटिलेटर पे फेंक जिंदा रखकर फैमिली से अर्जेंटली पैसा जमा करवाया गया और फिर लास्ट में 8.5 लाख का बिल थमाकर पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी बोलकर मैटर क्लोज कर दिया गया। मतलब पेशेंट पहले ही डेड हो चुका था, लेकिन सर्जरी के बहाने से पैसे लेकर लास्ट में पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी दिखाकर बात को यही क्लोज कर दिया जाता है। 2018 में तमिलनाडु के रहने वाले एक आदमी को फेक 4 दिनों तक जिंदा रखकर हॉस्पिटल द्वारा 8 लाख का एक मोटा बिल बनाया जाता है। कोविड के समय में तो हद ही हो गई जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक दिन के लाख रुपए चार्ज करने लगे। इस रिपोर्ट को देखिए जहाँ 25 दिन के 19 लाख रुपए चार्ज किया गया, जिस हॉस्पिटल के पास CT स्कैनर तक नहीं था, जो कोविड डायग्नोसिस के लिए एक एसेंशियल टूल होता है। ये आर्टिकल जहां एक मरीज से 31 लाख रुपए चार्ज करी जाती है 105 दिन रखने के लिए, यहाँ ये चीज आपको थोड़ी जस्टिफाई लग सकती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को 30 दिन तक रखना है तो ये नेसेसरी नहीं है कि उस पेशेंट को 30 दिन तक ही रखा जाए। यहाँ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा जानबूझकर पेशेंट को ज्यादा दिन तक रखा जाता है ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पुलिस फोर्स के बाद दूसरा सबसे करप्ट सेक्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया पे पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,500 पेशेंट जिन्हें डॉक्टर द्वारा सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, सेकेंड ओपिनियन कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग इनमें से 44% पेशेंट्स को सर्जरी की कोई जरूरत ही नहीं थी। कुछ साल पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 साल तक एक इन्वेस्टिगेशन करी। ये इन्वेस्टिगेशन NCR के 12 बड़े हॉस्पिटल पे की गई, जिसमें पता चला हॉस्पिटल्स अपने नाम और स्टेटस का फायदा उठाकर रूम्स और बाकी चीजों पर ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है। और सिर्फ रूम्स पर ही नहीं बल्कि मेडिसिन, टेस्ट, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब पर कंपेरेटिवली ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा था। साल 2017 में 4 बड़े अस्पतालों के बीच के एनालिसिस से यह पता चला कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। पेशेंट के टोटल बिल का 46% हिस्सा सिर्फ मेडिसिन और टेस्ट में ही खर्च हो रहा था। ये हॉस्पिटल्स रोज खाई जाने वाली दवाइयों और ग्लव्स जैसी चीजों पर 350% से लेकर 1700% तक का प्रॉफिट ले रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महंगी दवाइयां बनाने वाली कंपनी से ज्यादा फायदा हॉस्पिटल्स को होती है, क्योंकि जो फार्मा कंपनीज होती है वो अपनी मेडिसिन को कई ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हॉस्पिटल्स को बेचती है और उसी मेडिसिन को वो हॉस्पिटल डबल ट्रिपल प्राइस पे अपने पेशेंट को सेल करती है। इंडिया टुडे ने 2017 में यह प्रूफ देते हुए बताया कि एमक्योर ऑन्कोलॉजी फार्मा अपनी टेमक्योर 250 mg मेडिसिन एक अमृतसर बेस्ड कैंसर हॉस्पिटल को 11,950 में सेल करती है और उसी मेडिसिन को वो हॉस्पिटल अपने पेशेंट को 18,647 में सेल करती है और ऐसा सभी हॉस्पिटल करते हैं। दूसरा बड़ा स्कैम देखने को मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। आपको जानकर हैरानी होगी कि 68% इंडियंस अंडर इंश्योर्ड है। मतलब इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज तो है, लेकिन जरूरत के समय ये पॉलिसी उनकी मदद ही नहीं करती, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज कई सारे लूपहोल्स का इस्तेमाल करती है ताकि जब आप इसे क्लेम करने जाओ तो इन्हें आपकी मुश्किल घड़ी में कम से कम पैसे भरने पड़े। इसलिए हमारे लिए समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है कि आखिर हमें इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब फ्यूचर में हम इंश्योरेंस ले तो इनके लूपहोल्स में ना फंसे। चलिए जानते हैं। पहला, आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, यानी कि आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है। दूसरा, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है या नहीं, यानी कि अगर आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है और आप एक बार बीमार होते हो
4 लाख का खर्चा आता है, तो क्या अब आपके कवर में सिर्फ 6 लाख रुपये ही बचे, या ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होगी और आपका कवर फिर से 10 लाख रुपये हो जाएगा। तीसरा, देखिए कि वेटिंग पीरियड कितना है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कितने दिनों बाद आप कौन से हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। यहाँ इसका वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। चौथा, क्या आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई को पेमेंट क्लोज है या नहीं, मतलब कुछ % पैसा पॉलिसी होल्डर यानी आपको पे करना होगा। जितना भी खर्चा आएगा उसका कुछ % पैसा आप हमेशा पे करोगे। अगर ये नहीं है तो नहीं करोगे, लेकिन अगर है तो आपको देखना है कि कितने % का है ये को पेमेंट। पांचवा, सब लिमिट्स। इसमें रूम रेंट कैपिंग चेक कीजिए कि आप किस रेट तक कौन सा हॉस्पिटल रूम ले सकते हैं। ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट ये चीज आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। छठा, देखिए कि कौन सा ICU रूम आपको अलाउड है, क्योंकि ICU रूम भी कई टाइप्स के होते हैं। सातवां, ये बहुत जरूरी होता है कि कंपनी खुद ही उस हॉस्पिटल को बिल पे कर दे, ना कि पहले आपको बिल पे करना पड़े और फिर बाद में वो अमाउंट कंपनी आपको रीइंबर्स करे। ऐसा करने से प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि अमाउंट के ऊपर नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आठवां, देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर आपको कुछ होता है तो आप किन किन हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। नौवां, मेटर्निटी बेनिफिट्स चेक कीजिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आउट पेशेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें कवर्ड है या नहीं। 10वां, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कोई बीमारी होने से पहले, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है, कंसल्टेंट चार्जेस, मेडिकल टेस्ट, वो सब इसमें कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। 11, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जैसे फॉलो अप विजिट्स, वो इसमें कवर होंगे या नहीं होंगे। 12वां, ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है या नहीं। 13वां, क्या केवल आपके लिए ही ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर आप एक फैमिली प्लान भी ले सकते हो। यहाँ अगर आपको फैमिली प्लान का ऑप्शन मिले तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम वही सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू हर एक के लिए एक इंडिविजुअल प्लान लेना। 14वां, कई लोगों को लगता है कि कंपनी द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस ही काफी है, बट एक्सपर्ट्स यूजुअली ये एडवाइस करते हैं कि हमें सिर्फ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पे ही रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कवर्स 2 से 3 लाख तक के ही होते हैं और आपकी कंपनी छोड़ते ही ये इंश्योरेंस भी कैंसिल हो जाते हैं। और लास्ट में ये देखिए कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर की रेपुटेशन कैसी है, देखिए कि कितनी बड़ी कंपनी है, रिव्यूज कैसे हैं इस कंपनी के और इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसी है। और हाँ, क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए आपके परिवार को इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा इंश्योरेंस आपने लिया है और क्या करना पड़ेगा अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो अब आप समझ चुके हैं कि इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जो मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स कर रहे हैं, द हॉस्पिटल रेफरल स्कैम। आपने कई बार देखा होगा जो डॉक्टर्स और फिजिशियंस होते हैं वो पेशेंट को अननेसेसरीली तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कह देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के रेफरल मेंबर होते हैं। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई के चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर MK मनी ने खुद कहा है कि डॉक्टर्स को रेफरल्स के लिए पैसे मिलना एक आम बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स जैसे कि कोकिलाबेन, अपोलो डॉक्टर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें रेफरी डॉक्टर्स को रेफरल अमाउंट मिलता है जो डॉक्टर्स के अकाउंट में सीधे प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पर लीगली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब ये सारी चीजें इतनी खुलेआम हो रही है तो आखिर इन सब को रोकने का सॉल्यूशन क्या है। हमारा देश जहाँ 70% ऑफ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं, एक अच्छे हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट को उसे रेगुलेट करना चाहिए। साल 2010 में आया क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट को हर स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना था, लेकिन 15 साल हो गए, अब तक किसी स्टेट ने इसे ढंग से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। अगर इस रूल को स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करती तो इससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। इस एक्ट को लाने के 2 बड़े मेजर रीजन थे। पहला कि मरीजों को सही और अच्छी सुविधाएं मिले और सही दामों पे मिले, उन्हें लूटा न जाए। इसे करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, इन सब को रजिस्टर करके एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना और इसके हिसाब से जिन सर्विसेज की जो फीस डिसाइड करी जाएगी उससे ज़्यादा फीस मरीजों से नहीं लेनी है। लेकिन ये एक्ट ढंग से किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। रीजन ये है दोस्तों कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके कई सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से यह रूल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया ताकि इनके प्रॉफिट्स में कोई कमी ना हो पाए। और जहां पे ये रूल अप्लाई हुआ है उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी इनमें लूप होल्स ढूंढ लिए हैं और इसका पालन ठीक से नहीं करते हैं।
लेकिन बीजेपी नेता रेखा गुप्ता जी ने यह आश्वासन देते हुए कहा है कि वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को जरूर इम्प्लीमेंट करेगी। कि हम अगले हाउस में सबसे पहले इस एक्ट को, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, इसको लेके आएंगे और सारे आगे के निर्णय उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। ग्रेट रेखा जी, अगर आप ऐसा करती हैं तो जनता का सच में बहुत भला होगा। ये बिल्कुल सही समय है ये बताने का कि आप सिर्फ बयानबाजी ही नहीं करती बल्कि करके भी दिखाती हैं। वेल दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूँगा। पहला, आप अपना ईटिंग हैबिट ठीक कीजिए। जंक फूड, ऑयली फूड ये सब अवॉइड कीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, एक्सेप्ट अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए हो और वहाँ आपका बिल बना है, तब उस कंडीशन में आपको दुकानदार से एक आइटमाइज्ड बिल मांगना है जिसमें किन चीज़ों का क्या चार्जेस हैं वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। एक्चुअली वो करते क्या है कि आपको ऊपर से एक बिल पकड़ा देंगे और बोलेंगे इतना चार्ज हो गया, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इतना बिल कैसे आ गया। इसलिए आपको हमेशा एक आइटमाइज्ड बिल मांगना है ताकि आप अपना चार्जेस क्लियरली देख सको। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम हर डॉक्टर को गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। बट अगेन, आज भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हें पेशेंट की जान बचाकर सच में खुशी मिलती है और पैसा एक साइड रिवॉर्ड की तरह लेते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को हमारा दिल से सलाम है।